हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो साइंस का जो आपका फर्स्ट लेसन है, ठीक है, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसी के रिगार्डिंग रहेगी। और इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, और हिंदी में भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कह रहा है जो पानी का, ठीक है, जब हम विद्युतीकरण से उसको विभाजित करते हैं तो वो वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों में विभाजित हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। और जब एक को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, या थर्मल पावर से करते हैं, या हम उसको सनलाइट से करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, या विद्युत के द्वारा, या हम उसे गर्म करके करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है तो उसकी मोल की रेशियो क्या होती है। तो इसका आंसर है 2:1, 2:1 होती है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप बुक में देखेंगे ना, पिक्चर भी बनी होगी, जब आप वियोजन अभिक्रिया देखेंगे ना उसमें बना भी होगा। और इस तरीके से एनोड कैथोड होगी, उसके अंदर गैसेस भी भरी होंगी, आप देखना एक बार। उसके बाद कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ना, इनमें से कौन सा है। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है ना उसमें दोनों के दोनों जो है ना कंपाउंड होते हैं, और जो बनते हैं वो भी कंपाउंड है। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है, और ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इसने बोला है कि इसमें कोई और भी है क्या। देखिए, यहाँ पर एक तत्व है, एक यौगिक है, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड और एलिमेंट बना, तो ये तो नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो, ये क्या है, एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट, ये कंपाउंड बन गया। ये क्या है, कंपाउंड, ये क्या एलिमेंट, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हमें ये याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब कंपाउंड हो, कंपाउंड और कंपाउंड कंपाउंड ही बने, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। केवल यही है जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कंपाउंड कंपाउंड होते हैं तो कंपाउंड कंपाउंड बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी। देखिए, ये दो मिलकर एक बन गए तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एरो नहीं बनाया, ठीक है, तो ये गलती हो गया, ये नहीं है, ये है कॉम्बिनेशन, ओके। और यहाँ पर एक कंपाउंड एक एलिमेंट है, कंपाउंड एलिमेंट बना तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जिसमें दोनों होते हैं ना उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि करेक्ट बैलेंस इक्वेशन बताइए। देखिए, बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण। जो इधर है ना अभिकारक बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट में इसे प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। और बैलेंस उसे कहते हैं कि जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स है ना उसके जो एटम है वो इसके जो कंपाउंड में है उसके इक्वल होना चाहिए। देखो, यहाँ पर आयरन है ना, Fe, यहाँ पर क्या है, Fe में एक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस नहीं है ना। दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, Fe में 2 है, यहाँ पर ये 2Fe है ना, तो 2 है। यहाँ Fe में 3 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, ओके। यहाँ Fe में 3 है, या Fe में 3 है, Fe मतलब आयरन, ठीक है। आयरन का ये साइंटिफिक जो है ना नेम है, फेरस, तो आपको इसलिए Fe लिखा जाता है उसका सिंबल, ओके। और यहाँ जो H है ना वो कितना है, 4 to the 8, 4 to the 8, ठीक है। और यह O कितना है, इसके आगे 4 लगा ना, जब देखो जब इसके आगे 4 लग जाता है ना तो ये 4 इसका भी माना जाएगा और इसका भी माना जाएगा, ओके। तो O कितने 4, यहाँ पर O कितने 4, ठीक है। और H कितने 4 to the 8, ये इसकी मल्टीप्लाई होती है इसमें, और यहाँ पर H कितने 4 to the 8, तो ये पूरी तरह बैलेंस है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ का जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। क्लियर हो गया। अब बताओ ये बैलेंस है या नहीं है, ये वाला, ये बैलेंस नहीं है, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे H2 है और यहाँ पर भी H2 है, अब तक तो बैलेंस है। लेकिन O यहाँ पर 1 है, यहाँ O 4 है, इसलिए बैलेंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना एक साथ जॉइंट हो गया, इसमें स्पेस नहीं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज, ये कह रहे हैं हिंदी में, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद बनता है ना वो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलके बनता है। ठीक है, मतलब जैसे ये दो अभिकारक हो गए, दो रिएक्टेंट हो गए, इनको मिला के केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में तो ऐसा होता है जब दो या दो से ज्यादा मिलकर केवल एक बने, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है मार्बल का। जो मार्बल होता है ना, संगमरमर, उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, या उसका फॉर्मूला क्या है? तो आपसे इसका पूछा गया है, और ये 5th क्वेश्चन के बाद ये 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 लिख दिया तो यहाँ पर आना था। ठीक है, तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्विकलाइम, जो बिना बुझा हुआ चूना है ना, जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, उसका कौन सा सिंबल है? तो इसका आंसर है आपका ए, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हम इसमें पानी डाल देते हैं ना CO में, तो ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम। क्या बन जाता है? स्लैग्ड लाइम बन जाता है। ये बनता है ना, तो ये बन जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा चूना को इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये कह रहा है अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, हम वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड फॉर्मेशन पाएंगे। ठीक है, हिंदी में बच्चों ये कह रहे हैं कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, उस पर जो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एक सफ़ेद कलर का अवक्षेपण बन जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का जो है ना सफ़ेद कलर का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं अवक्षेपण। और ये अवक्षेपण का मतलब होता है जब पानी में, जब कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो पानी में घुलती नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उस पूरे प्रोसेस को। तो इसका 8वीं का है बी। क्लियर हो रहा है सबको? उम्मीद कर रहा हूँ हो रहा होगा। ये कह रहा था फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से इसमें जॉइंट हुआ है। ओके, ये कह रहे हैं ये एग्जाम्पल जो है ना वो किसका है? अब आप देखिए, यहाँ पर कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, और ठीक है यहाँ पर इस तरीके से एक कंपाउंड बने हुए हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जॉइंट हो रही है। ओके, और दूसरी ओर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बार ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और दूसरी ओर ऑक्सीजन जो है ना, मतलब हाइड्रोजन जो है वो अलग हो रही है। देखिए यहाँ पे NH के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड और लेस दोनों हो रही होती हैं, देखो अगर ऑक्सीजन ऐड होती है ना तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन अगर किससे रिड्यूस हो रही है तो उससे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन में उल्टा कर दो, अगर हाइड्रोजन जो है वो किसी में ऐड हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और हाइड्रोजन जब अलग हो रही है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें दोनों हो रहे हैं, तो इससे इसका आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई। बाकी एक बार चैप्टर 1 में आप लास्ट के टॉपिक देखेंगे ना रेडॉक्स के, हिंदी में रेडॉक्स ही कहा जाता है। और थोड़ा सा हिंदी में बता दूं कि जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना उसे उपचयन कहते हैं, और जब किसी से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ये कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है ना जो करेक्ट नहीं है। देखिए इसके लिए आपको रिएक्टिविटी टेबल आनी होगी। जैसे जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को अलग कर सकता है, जो आयरन है वो कॉपर को अलग कर सकता है। ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी टेबल जो चैप्टर नंबर 3 में दे रखी है ना, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ऊपर वाला नीचे वाले को अलग कर सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को अलग नहीं कर सकता। जैसे आपका ए है तो ए जो है यहाँ दिखा रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर को अलग कर पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। जो रिएक्टिविटी टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे सिल्वर जो है ना वो कॉपर को अलग कर सकती है, लेकिन कॉपर सिल्वर को अलग नहीं कर सकता। रिएक्टिविटी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी सब्सटेंस में किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है लॉस हो जाती है या गेन हो जाती है हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया ना जब हाइड्रोजन जुड़ जाती है या ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग रिएक्शन, जब कोई कोई अभिक्रिया होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है। इसे टैनिशस या कोरोड मतलब संक्षारित बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है रिड्यूस यानी कि अपचयन। मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसे रिडक्शन, रिड्यूस, अपचयन कहेंगे। ओके। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहे हैं सम मेटल्स टर्निश्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड दैम सच एज मॉइस्चर। ये कह रहे हैं कुछ जो मेटल होते हैं ना वो टर्निश्ड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से संक्षारित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, जब वो हवा में पानी में रह जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अगर मेटल वगैरह जैसे खराब हो रहे हैं ना तो उसको जो है ना कोरोजन कहा जाता है। और अगर खाने पीने की जब चीज़ें खराब होती है तो उसे रैंसरिटी कहा जाता है। हिंदी में से संक्षारण कहा जाता है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता तभी होता है जब खाने पीने की चीज़ों में तेल है, फैट है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो खराब होने लग जाते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं का ए था। ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, जो श्वसन है, वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का आंसर बता दूं, क्योंकि उसमें जो है ना रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकलती है। जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्मक्षेपी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मक्षेपी कहते हैं जब उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसका आंसर बी है। और जब किसी में ऊर्जा चाहिए होती है तो एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पे श्वसन के बारे में बोला तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, ऊष्मक्षेपी, जिसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। और रेस्पिरेशन की पूरी इक्वेशन अच्छे से कर लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और प्री बोर्ड की मैंने वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, जो सॉल्यूशन के साथ। तो उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हैं गलत बताए थे मैंने, तो मैंने कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में फिर बराबर बता दिए, क्योंकि उस समय बच्चा आंसर की मांग रहे थे तो जल्दबाजी में जो है ना एक दो के आंसर जो है वो गलत बता दिए थे। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में उसके जब आप उस वीडियो को खोलेंगे तो पहले कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप गलत लर्न ना कर लो। ओके। उसके बाद 14 ये कह रहे कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन। देखो जब हम फूड को एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो हम कुछ उसमें कम करते हैं। क्या, हम उसमें ऑक्सीडेशन कम कर देते हैं, हम उसमें उपचयन के विक्रिया कम कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, नहीं तो वो सील जाएंगे। जितने भी सारे पैकेट्स में जो आप देखते हैं ना चिप्स वगैरह कुछ भी, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा
व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, देखो एक सिंगल रिएक्टेंट, जब एक अभिकारक सिंगल है और जब वो टूट के कुछ भागों में बढ़ जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट रिएक्शन इज नोन एज, जब एक से वो कई भागों में टूट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले चैप्टर के थोड़े बहुत जो है मैंने एमसीक्यूज आपको करवाए हैं। ठीक है, और आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लाइक दिल खोल के कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिली होगी, और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिए। और जो भी आपके असेसमेंट आए हुए हैं उन सबको जरूर कीजिएगा, टर्म फर्स्ट के जितने भी सारे हैं। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखिए। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.